स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस की दो तस्वीरें सुर्खियों में हैं। लखनऊ में दो सिपाहियों का चोर को पकड़ने का अंदाज बता रहा है कि पुलिस महकमे को ऐसे ही पुलिसकर्मियों की जरूरत है। लेकिन वहीं एक और तस्वीर जो फतेहपुर से निकलकर सामने आई, जहां इंस्पेक्टर साहब नशे में झूमते दिखाई दिए, सड़क को ही अपना बेड समझ बैठे। बात अगर पुलिस के दमखम की करें तो महकमे ने पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए, लेकिन जिलों से पुलिस मुख्यालय को ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची नहीं दी गई जो दागी हैं, जो अक्षम हैं। उसके बाद तारीख को 25 अक्टूबर किया गया है, लेकिन इस बीच कई सवाल भी हैं जिनके जवाब आज चर्चा के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ मोहलत का वक्त। स्क्रीनिंग पर आदेश सख्त। फिर आया नया रिमाइंडर। 50 वाले पुलिसकर्मी जाएंगे घर। पुलिस विभाग में शुद्धिकरण के लिए सूबे की सरकार ने जो आदेश जारी किया था, अब उस आदेश पर अमल करने की आखिरी तारीख भी आ गई है। डीजीपी मुख्यालय ने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले, शारीरिक रूप से अनफिट और किरदार में दागदार वाले पुलिसकर्मियों की फाइनल लिस्ट के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। दरअसल सभी जोन के एडीजी, पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को भेजे गए रिमाइंडर में कहा गया है कि 5 सितंबर को निर्देश जारी करने के बाद भी जिलों से 50 साल से ज्यादा उम्र के अक्षम पुलिसकर्मियों की सूची डीजीपी मुख्यालय को नहीं सौंपी गई है। लिहाजा अब 50 साल से अधिक उम्र के अक्षम पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग कर 25 अक्टूबर तक लिस्ट सौंप दी जाए। 50 साल से उम्र से ज्यादा अक्षम और भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए डीजीपी मुख्यालय से 5 सितंबर को एक पत्र लिखा गया, लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी जब सूची नहीं पहुंची तो मुख्यालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए 25 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर दी। अब फरमान जारी हो गया, लेकिन उन पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस खाकी के लिए खपा चुके हैं। अब उनके सामने यक्ष प्रश्न यह है कि 50 में छुट्टी के बाद परिवार का पेट कैसे पलेगा। 50 साल पर जबरन रिटायरमेंट का फैसला इसलिए भी सवालों के घेरे में है कि नौकरी की उम्र सीमा 60 साल भी तो कुछ सोच समझ कर रखी गई होगी। स्क्रीनिंग पर सवाल यह है कि इसमें पारदर्शिता का पैमाना क्या होगा। कहीं निजी दुश्मनी का दंड स्क्रीनिंग में नाम जोड़कर तो नहीं दे दिया जाएगा। बहरहाल पुलिस विभाग में शुद्धि का प्लान सराहनीय है, हर कोई इसकी सराहना कर रहा है, लेकिन एक सवाल है जो शोर कर रहा है, क्या केवल सिपाही और इंस्पेक्टर की छटनी से हो जाएगा शुद्धिकरण? आखिर बड़े साहब लोग स्क्रीनिंग के दायरे से बाहर क्यों हैं? उत्तर प्रदेश के खाकी वाले खेमे में एक बार फिर से खलबली मची हुई है। जहां इस खलबली के पीछे जो सवाल हैं उनके जवाब खोजने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय पहले करा दें। कुमार अशोक पांडे जी बीजेपी से, विवेक साइलेस समाजवादी पार्टी से, उमाशंकर कांग्रेस से, राजेश राय नहीं आएंगे, सूर्य कुमार शुक्ल उनकी जगह हैं IPS एक्स। SK द्विवेदी साहब एक्स IPS हमारे साथ होंगे। RD पाठक महामंत्री यूपी पुलिस एसोसिएशन हमारे साथ होंगे। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत। अमिताभ जी, शुद्धिकरण हो रहा है पुलिस में, तमाम अनफिट लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसे में किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, अनफिट लोग कहीं भी क्यों रहें जी, इस सिद्धांत से मैं हमेशा सहमत हूं, लेकिन इस सिद्धांत के अनुपालन में, इस सिद्धांत के क्रियान्वयन में 2 चीजें बुनियादी होती हैं जो रहनी चाहिए, तभी उस पर जनता का भरोसा जमेगा उस प्रक्रिया पर। एक, जो स्क्रीनिंग हो वो पारदर्शी हो, सुस्पष्ट हो
और उसके पैमाने सार्वजनिक हों बिल्कुल। कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, तब आप कंटिन्यू करेंगे, और ये लोग हटाए गए, इनके पास ये चीजें नहीं थी। इतना साफ होना चाहिए आईने की तरह, ताकि ये आरोप नहीं लगे कि किसी कप्तान ने साहब हमारा नुकसान कर दिया क्योंकि हमारे से उनका रिश्ता खराब था, या किसी डीआईजी ने हमारा नुकसान कर दिया, किसी ने भी। एक और दूसरा, अगर शासन में, प्रशासन में चुस्ती चाहिए, और चुस्ती के लिए अगर सरकार को लगता है कि यह प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा, तो जो दवा सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर के लिए है, वो दवा ऊपर वालों को भी दो, बिल्कुल, वो भी स्वस्थ रहे, शासन प्रशासन और निखर कर आए और चुस्त रहे। मैं सिर्फ दो बातों के लिए आया आज इस विषय को लेकर, बाकी मेरी कोई आपत्ति नहीं। मैं तो कहता हूं सरकारी सेवाओं में ज्वाइनिंग के दिन से लेकर रिटायरमेंट तक बिना स्क्रीनिंग के, बिना समीक्षा के, बिना बीच बीच में इम्तिहानों से गुजरे नौकरी चलनी ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी का जो जनता के बीच में जो मतलब है वो मालूम क्या है? सामान्य जन से आप पूछिए उत्तर प्रदेश में कि सरकारी नौकरी का मतलब क्या, वो कहते भैया प्राइवेट में बड़ा बवाल है, आज आए कल निकाल देते हैं, और फिर टारगेट पूरा करो, भला करो, ढेका करो, बहुत समस्याएं। अच्छा जी, सरकारी में बोले एक बार घुस जाओ फिर रिटायर होके निकलोगे, फिर क्या समस्या है? अरे हाथरस में नहीं रहेंगे, बरेली में रहेंगे, बरेली में नहीं रहेंगे, शाहजहांपुर में रहेंगे, कहीं ना कहीं तो नौकरी में रखोगे, और कहीं नहीं रखोगे तो भी तनख्वाह दोगे, और निलंबित भी कर दोगे तो आधी तनख्वाह तो कोई रोक नहीं सकता। ये जो धारणा है लोक प्रशासन के लिए सामान्य जन की, ये अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूं राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से लेके होमगार्ड और पटवारी तक सब लोग निरंतर समीक्षा से गुजरने चाहिए अपने सेवा काल में। हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा कोई प्रसाद थोड़ी नहीं बट रहा सदावर। क्यों? सबके लिए एक ही पैमाना लागू करो, जो परिणाम नहीं दे पाए उसको विदा करो। मैंने कुछ समय पहले एक बार सुझाव दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को कि कलेक्टर और कप्तानों को जब जिले में भेजिए तो जो आदेश देते हैं आप, जिसमें वो लिखा होता है प्रतिलिपि इनको एक सरकारी पत्र जो होता है ट्रांसफर का, उसके साथ साथ एक केआरए का पत्र भी दीजिए। मुझे पता है आईएएस आईपीएस से लेके पटवारी और सिपाही तक उसका बड़ा विरोध करेंगे कि ये क्या बवाल लगा दिया केआरए। नहीं, की रिजल्ट एरिया तय होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर नियुक्त किए जा रहे हैं तो शासन आपको एक चेकलिस्ट बना के दे कि ये परिणाम आपको देने होंगे। एक कप्तान नियुक्त हो रहे तो भी ये परिणाम आपसे वांछित होंगे। इसी के आधार पर आपके आगे की पदोन्नति और वेतन वृद्धि और तमाम चीजें निर्भर करेंगी। द्विवेदी साहब बैठे हैं मेरे साथ, सूर्य जी हैं। अभी वो सरकारी सेवा का मतलब क्या? फिसड्डी भी रहो, कुछ नहीं करो, चना मुरमुरा खाओ बैठ के दफ्तर में। लोग कहते भैया उखाड़ क्या लेंगे मेरा? ये भाव क्यों रहे? मैं निजी क्षेत्र की इस धारणा से सहमत हूं। परिणाम दीजिए। अशोक की लाट कोई पार्किंग का पट्टा है क्या कि 5 साल के लिए रहेगा ही रहेगा? नहीं ना। परिणाम नहीं दे सकते तो हटिए। और परिणाम ऐसे तय होने चाहिए मानक जिसको हम लोग नाप पाए, सामान्य जन, गोलमोल नहीं। क्या आज तक किसी सरकार ने इस बारे में चिंतन किया कि एक केआरए बनना चाहिए बड़े हाकिमों का, छोटे कर्मचारियों का, सबका?
जो नगर निगम में काम कर रहा है वो नगर निगम में अपने ढंग से काम कर रहा है, कभी आया कभी गया, कोई हिसाब ही किताब नहीं। हम आज तक यही तय नहीं कर पाए, पुलिस छोड़ो, क्या हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों का ये KRA रखा है कि अगर आपके तैनाती वाले हलके में बिजली चोरी होगी तो आपकी CR खराब की जाए होगी? नहीं ना। तो सभी सदाव्रत खा रहे हैं, तो या तो सदाव्रत खाएं तो सब खाएं, तो कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं, या नियम बनाइए तो ऐसा बनाइए जो राजा से लेकर रंक तक सब पर लागू हो। इसीलिए मैं कहता हूं, लोक प्रशासन की जब बात आती है राज्य में, तो DGP और चीफ सेक्रेटरी से लेके सिपाही और पटवारी तक सब उसकी जद में आने चाहिए। कोई भी संवर्ग समीक्षा से परे नहीं होना चाहिए। द्विवेदी साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। बड़ा शोर सुन रहे हैं कि भाई स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग है। 50 साल से ऊपर वाले जो लोग गड़बड़ हैं, घोटाले कर रहे हैं, या मोटे हो गए हैं, या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, या अक्षम हैं, इन सबकी स्क्रीनिंग करके इनको निकाला जाएगा। ठीक बात है। मैंने 2-3 सवाल उठाए बुनियादी। क्या इस प्रक्रिया में उन सवालों का ख्याल रखा जा रहा है कि नपना ठीक हो, पैमाना ठीक हो, पारदर्शिता हो, पर्सनल अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो, और ये नियम सबके लिए लागू हो? द्विवेदी जी। जी, अग्निहोत्री साहब, आप तो बड़े अनुभवी और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके विषय में आपको विस्तार से मालूम है। जो हमारी पद्धति है, चाहे वो चयन की प्रक्रिया हो, चाहे हमारी सोच हो, चाहे हमारी ट्रेनिंग हो, वो इस कदर डाइल्यूट कर दी गई है कि वर्तमान में जवाबदार वही हो रहा है जिसकी गर्दन सबसे कमजोर होती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जवाबदारी, जैसा कि आपने कहा, मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि टॉप टू बॉटम सबकी होनी चाहिए, सबको जिम्मेवारी, और सबकी जिम्मेवारी है। जो आप कह रहे थे कि कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें सबकी जिम्मेदारी निहित हो और वही जिम्मेदारी पर वो लोग कार्य करें, और उस पर अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चाहे वो कलेक्टर की पोस्टिंग हो, DM की पोस्टिंग हो, SSP की पोस्टिंग हो, IG DIG की पोस्टिंग हो, कमिश्नर की पोस्टिंग हो, सबका चार्टर लेट डाउन है कि कितना कार्य किसको करना है, और ये सुनिश्चित करना उस व्यक्ति का दायित्व है। चूंकि विगत आपने कुछ वर्षों में देखा होगा कि हमारे यहाँ एक पद्धति चल गई थी, चाहे वो कह लें पॉलिटिकल नेक्सस कह लें, चाहे उसको ये कह लें कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, और उसके लिए धीरे धीरे इसमें डाइल्यूशन हुआ, और अब जो है परिवर्तन आ रहा है। अगर आप भारत सरकार में गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का डोमिनेंस समाप्त हो रहा है। आज 45% से लेकर 55% तक ज्वाइंट सेक्रेटरीज जो हैं वो विभागीय आ गए हैं, जो पहले पूरा IAS काडर का ही रहता था। केवल इस वजह से कि परफॉर्मेंस में कमी महसूस हुई, और ये महसूस हुआ कि विभागीय लोग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि विभागीय लोगों को भी तवज्जो दी जाने लगी। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अफसर हैं। यादव जी, पहले ये माना जाता था कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड CRB एक इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का वरिष्ठ अफसर होगा, जो IAS काडर का होगा, और वो देखेगा। लेकिन वर्तमान कुछ समय में ये व्यवस्था को समाप्त करके भारत सरकार ने ये कार्य प्रारंभ किया है, और प्रदेश सरकारों को भी इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा अगर वो अपने कार्य में, अपनी कुशलता में वृद्धि चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जैसा आपने कहा। जी ठीक है, तो निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं सूर्य कुमार शुक्ला जी के पास चलूंगा। द्विवेदी जी ने जो बात कही वो अगले चरण की बात है। अभी तो हम पिछले चरण में अटके हैं और भटके हैं। सूर्य जी, मसला ये है
कि दरोगा की ये पोस्टिंग देते समय उसको चिट्ठी क्यों ना दी जाए कि भाई तुम्हारे इलाके में जितना भौगोलिक क्षेत्र आएगा वहां जो सट्टा, दारू अवैध, ठीक ना, पुलिस की और मिली भगत से कार्यक्रम जो होते हैं सांस्कृतिक, वो ये सब तुम्हारा KRA होगा। ये रुकेगा तो आगे प्रमोशन पाओगे, नहीं तो तनख्वाह भी कम कर देंगे और पनिशमेंट पोस्टिंग भी देंगे। जो आता है वो ये देखता है कि बहती हुई गंगा में हम कितनी बाल्टी भर के घर पहुंचा दें और मौज ले, 60 साल तक तो गारंटी है ही। बिल्कुल सूर्य जी, KRA सबके लिए, दरोगा से लेकर DGP तक के लिए तय क्यों नहीं हो? जी बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल देश की जन भावना के अनुरूप है, ये होना ही चाहिए। लेकिन कठिनाई क्या है इसकी, जब आप जड़ में जाएंगे तो ये नौकरियों की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी और ब्रिटेन के जो IAS IPS में वहां के लोगों को सुविधाजनक व्यवस्थाएं देने के लिए वो लोग इंडिया भेज दिया करते थे। वो परंपरा आगे बढ़ी और कटु सत्य तो यही है कि गोरे साहब भले चले गए हैं लेकिन भूरे साहब लोगों ने उनकी जगह ऐसा ले ली है कि उनके नाज नखरों में कोई कमी नहीं है। जनता की सेवा भावना कम है, नेक नियति निष्ठा की भावना कम है और सुविधा भोगने की इच्छा ज्यादा है। तो इसके लिए जो ये वर्तमान कदम उठाया गया है कि 50 साल से ऊपर हैं और साथ में उनका कैरेक्टर रोल, उनका सर्विस का रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो उनको छुट्टी दे दी जाए, ये ज्यादा जनहित में होगा। वैसे बताऊं ये मूल आदेश सन 1986 का है, लेकिन पहले इसका ठीक से सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि इसका पालन शुरू हुआ है और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हर स्तर पर ऊपर से नीचे तक अधिकारियों कर्मचारियों को टारगेट दिया जाना चाहिए और उसी पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़कर के कहूंगा कि आर्मी में जो सिस्टम लागू है कि 15 साल के लिए सिपाही भर्ती होता है और जब अच्छा काम करता है तो एक प्रमोशन और 5 साल की सेवा बढ़ाई जाती है, फिर अगर अच्छा काम करता है तो फिर 5 साल की सेवा बढ़ाई जाती है और उसका रैंक बढ़ाया जाता है। क्यों ना हम लोग भविष्य में सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए वो सिस्टम लागू कर लें, ठीक, तो सत्यनिष्ठा का स्तर भी सुधरे, ठीक है सूर्य जी, ठीक है। मैं RD पाठक जी, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, मैं RD पाठक के पास चलूंगा। पुलिस के मसलों को नजदीक से देखते हैं। RD पाठक, मेरा सवाल बड़ा मासूम सा सवाल है, सरल भाषा का, जो जनता की समझ में आए। गंभीर बात का से कई बार जनता उतना समझ में नहीं पाएगी। मेरा प्रश्न ये है, ऐसा कोई मानदंड हम क्यों नहीं बनाते अगर किसी जिले में, ये उदाहरण के लिए कह रहा हूं, 1 महीने में भूमि पर अवैध कब्जों की 10 शिकायतें आ गई तो DM पर को डिमोट किया जाए, उसकी वेतन वृद्धि रोकी जाए। ठीक, ऐसा नियम बनना चाहिए। अगर थाने में 1 महीने में हीनियस क्राइम के 4 मामले दर्ज हो जाएं तो थानेदार की तनख्वाह रोको, डिमोट करो, दंडित करो, और ना हो तो प्रमोट करो, तनख्वाह बढ़ाओ, आगे भेजो। ऐसा क्यों नहीं होता भैया? और ये नियम लागू हो पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी और सिपाही से लेके पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। क्या भाई पाठक जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं आदरणीय संपादक महोदय, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। इससे पहले हमारे DGP श्री सूर्य कुमार शुक्ला साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम यह है कि जो सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक इनको बाहर कर रहे हैं तो ये हर विभाग में होना चाहिए। दरअसल यह सरकार, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के जो माननीय DGP महोदय है, इन्होंने अराजपत्रित कर्मचारियों को किसी प्रकार का प्रमोशन तो दिया नहीं 2-3 साल में। और उसको उस असंतोष को दबाने के लिए एक नया सिगुफा पुलिस विभाग में चालू किया गया है। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 2002 से प्रमोशन नहीं दिया गया है
आज सिपाही जो भर्ती होता है, रिटायर हो जाता है सिपाही के पद पर, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी आईपीएस जो है अपने मूल पद से रिटायर हुआ हो? अगर कोई पीपीएस कोई डिप्टी एसपी से रिटायर हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। ये अपने लिए सारी सुविधाएं किए हुए हैं, अपने लिए सारी पोस्टें हैं। अगर आज दंड देना है तो इन्हीं को दंड दिया जाएगा, सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर, इन्हीं को दंड दिया जाएगा। कोई भी घटना घटेगी इन्हीं को दंड देकर समाप्त कर दिया जाएगा। किसी भी जिले का ये पहला मौका था जब हाथरस में एसपी से लेकर के हेड कांस्टेबल तक सस्पेंड किए गए, लेकिन अभी गोंडा में घटना घटी, वहां सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिया गया। हर घटना के लिए अराजपत्रित कर्मचारी दोषी है। अब यह जो नया सी गुफा छोड़ा गया है कि 50 साल से ऊपर वालों को रिटायर कर दिया जाएगा, हर विभाग में लागू करिए। पुलिस विभाग में ही क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि पुलिस विभाग ये गूंगे बहरे लाचार लोग जो सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर होते हैं, इनकी कोई आवाज नहीं उठती है। इनका जो आवाज उठाता है उसको सस्पेंड, बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हम आपसे, आपके माध्यम से मांग करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, आप 50 साल तक तो उससे सेवा लिए जब तक उसके शरीर में ताकत थी, और उसके बाद आप उसको कह रहे हैं घर चले जाओ। अरे घर भेज दीजिए आप, जितना उसकी नौकरी है 60 साल तक का, उसका पूरा खर्चा दीजिए, उसकी पूरी तनख्वाह दीजिए, उसको घर भेज दीजिए। लेकिन केवल पुलिस में ही क्यों? अन्य विभाग, ठीक बात है आरडी पाठक, ठीक है। आपने वैलिड पॉइंट रखा, बड़ा सामान्य भाषा में आपने अच्छा पॉइंट रखा। विवेक साइलस, में एक बुनियादी समस्या जो है भारत की, वो भी इसी से जुड़ी है, उसकी ओर बहस ले जाना चाहता हूं। आजादी से लेके आज तक हमारे सरकार चलाने वालों ने या बड़े हाकिमों ने केवल एक ही इमला पढ़ी कि बरेली में कप्तान असफल हो जाए तो शाहजहांपुर भेज दो, फर्रुखाबाद में कलेक्टर सत्यानाश कर दे तो उसको गोरखपुर भेज दो, गोरखपुर में सत्यानाश करे गाजीपुर में लगा दो। यानी ये व्यक्तियों का ट्रांसफर नहीं है, ये समस्याओं का ट्रांसफर है। जो एक व्यक्ति बरेली में अक्षम रहा वो शाहजहांपुर में काबिल कैसे हो जाएगा? कौन सी वैक्सीन लगा के भेजोगे? 1947 से आज तक ये प्रक्रिया चल रही है। दंड विधान के नाम पर क्या है? बोले भाई अब इनको ये जो डीआईजी, आईजी रैंक के अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के, अब इनको अभिसूचना में भेज दिया, विजिलेंस में भेज दिया, कारागार में भेज दिया, फलान में भेज दिया। अरे रहे तो वही की वही, फिर 6 महीने बाद आ गए सेटिंग गेटिंग से। दंड कहां है इसमें विवेक साइलस? जी जी देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और सिर्फ ये पुलिस वालों पे ही कार्रवाई क्यों, ये भी बात है, क्योंकि सिपाहियों पे, एसआई पे, इंस्पेक्टर तक पे ही क्यों, पीपीएस और आईपीएस अधिकारियों पे क्यों नहीं? वो भी अनफिट हो सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अनफिट होते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा अनफिट है। और आपके शो में बैठा था कुछ दिन पहले, तो आपने ही मुझसे कहा था कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बच के निकल जाते हैं, गाज छोटों पे ही गिरती है। ठीक बात है। तो इस तरह से दो चश्मों से नहीं देखना चाहिए। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, अगर 50 साल में आपको लग रहा है कोई अनफिट हो गया है, तो पहले तो आपको, जैसे आप तो बात वैसे कर रहे हैं जैसे गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि धुआं सही दे रही है कि नहीं, पोल्यूशन बढ़ा रही है कि नहीं, तो क्या वो आपका मापदंड है कि आप लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे? और अगर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना ही है तो सिर्फ सिपाहियों को क्यों, एसआईओ को क्यों, या एसएचओ को क्यों? आप उसके ऊपर बढ़िए, एडिशनल एसपी, सीओ और आईपीएस रैंक के ऑफिसर पे ही अगर वो काम नहीं कर रहे हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ट्रांसफर कर देना समस्या का समाधान नहीं है। जवाबदेही बिल्कुल तय होनी चाहिए, लेकिन सबको समान रूप से देखना चाहिए। हमारा कहना ये, वो वही मैं कह रहा हूं। उमाशंकर पांडे, भारत में या उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रही हो, इस दायरे से आगे किसी के पास दृष्टि नहीं रही, विजन नहीं रहा। बोले अच्छा यार, इस कलेक्टर ने वहां देवरिया में बवाल करा दिया, बोले बांदा भेज दो इसको। मैं आज तक यही नहीं समझ पाया, बांदा में जाके ये सत्पुरुष कैसे हो जाएगा? और हमारे यहां शासन व्यवस्था इससे आगे कुछ पढ़ी नहीं। 47 से आज तक बता रहा हूं। बताइए भैया, ऐसे तो नहीं चलेगा फिर। जी उमाशंकर जी,
नहीं अमिताभ जी, देखिए मैं आपकी हर बात से सहमत हूं और जितने लोगों ने जितनी बात, हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, जितने लोगों ने जितनी बातें कही आपके साथ मैं सबसे सहमत हूं। मैं शुरुआत करता हूं कि एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, इस उजाले की सड़क उस भोर तक जाती तो है। एक कथानक तैयार किया जा रहा है अमिताभ जी। क्यों? क्योंकि विज्ञापन वाली सरकार दिवालिया होने की कगार पर है, अपने कर्मचारियों को ना वेतन दे पा रही है ना प्रमोशन दे पा रही है। तो दो काम बचते थे सरकार के पास, छटनी कर दो या निजीकरण कर दो। तो निजीकरण का डंडा बिजली विभाग पे चल रहा है। कितना बवाल हुआ, आंदोलन हुए, आपने देखा। रेलवे से लेके एलआईसी तक बेचे जा रहे हैं, एयर इंडिया से लेके प्लेटफॉर्म तक बेचे जा रहे हैं। सरकार कर्मचारियों को हटा रही है। अब एक कथानक तैयार करना था, एक नैरेटिव सेट करना था सरकार को, जिससे आक्रोश ना हो कर्मचारियों में और जनता में। तो भ्रष्टाचार की बात फैला दी गई कि ये अक्षम है, ये भ्रष्ट है, इनको निकालो। स्वास्थ्य विभाग में भी ये कार्रवाई हुई है, ये भी कार्रवाई पुलिस विभाग में भी हो रही है। मैं पढ़ रहा था पूरा, मैं देख रहा था कि सरकार चाहती क्या है। क्या भ्रष्टाचार या भ्रष्ट की बातें वो जाति आधारित होती है क्या, उम्र आधारित हो सकती है क्या? 40 साल का व्यक्ति कर्मचारी, क्या वो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाया जाता है क्या? और अगर यह मामला है तो कानपुर से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता समझने के लिए। जब सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी को पत्र लिखा कानपुर के कि भाई साहब बड़ा ये जो एसओ है वो विकास दुबे के साथ मिलकर बड़ा गड़बड़ कर रहा है, हमें कार्रवाई का आदेश दीजिए। एसएसपी ने आदेश नहीं दिया, पत्र को दबा के बैठ गए। अब आप बताइए वो एसएसपी दोषी या वो नीचे एसओ दोषी या बीच वाला जो सीओ था, जो देवेंद्र मिश्रा जिनकी शहादत ठीक है उमाशंकर भाई, वो दोषी। बेहतर तो सवाल आप ठीक ये है। कहें कि वो पोस्ट आधारित भ्रष्टाचार होते हैं तो गलत। अगर पुलिस रिफॉर्म लागू करना है ईमानदारी से, मैं भाजपा को बहस में ले आऊं। उमाशंकर प्रकाश जी सिंह बनाम थोड़ा रुकिए भाई, अरे रुको भाई, मैं भाजपा को भी बहस में ले आऊं। 2006 में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, भाजपा को उनका उत्तर देना होगा। जो सवाल मैंने सबसे पूछा वही अशोक जी के लिए भी है, उसमें बस एक बात और जोड़ता हूं। जो बात उमाशंकर कह रहे थे, बात ठीक है। भ्रष्टाचार का आयु से क्या संबंध, अक्षमता का आयु से क्या संबंध, धूर्तता का आयु से क्या संबंध, कपट का आयु से क्या संबंध, मक्कारी का आयु से क्या संबंध, हर काम में मिठाई लेने की लालसा का आयु से क्या संबंध? अशोक जी। अमिताभ जी जी बहुत अच्छी और स्वस्थ डिबेट में जी मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहली बार देश को गर्व का अनुभव हो रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भारत एक है और संविधान का भारत में राज्य है। जो बातें आज आप कर रहे हैं, इन बातों पर बहुत पहले दृष्टि डाली गई थी और ये सब बातें वर्क मैनुअल में हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जमीन पर पैरों के पास बैठ करके और कुछ अधिकारी पैरों में जूता पहना करके अपनी स्थिति को बनाए रहने में कामयाब रहे। लेकिन ये सरकार, योगी सरकार, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर और संविधान को लागू कराने के लिए आमादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योगी जो योग दिवस बनाया, प्रधानमंत्री को बीच में ला रहे हो, वर्ष में एक दिवस योग के लिए रखा, ये प्रधानमंत्री का मसला ही नहीं रखा, तो फिटनेस मैं उसी पर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने ही लागू कराया योग दिवस और योग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। भटक रहे हो। उन्होंने फिट इंडिया भी लागू किया। फिट इंडिया होना चाहिए, लोग फिट हो। गजब करते हो। मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। योग निरोग का इससे कोई लफड़ा नहीं है, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। जो नहीं आप जो लोग बोल रहे हैं, अरे वर्क मैनुअल में क्या है? अगर सिपाही का 50 किलो खाली 50 वर्ष की आयु नहीं दी गई है, 80 किलो वजन से ऊपर, जो लोग 80 किलो वजन के ऊपर हैं उनकी सूची बनाने के लिए कहा गया है और उस सूची के आधार पर उनको फिट रहने के लिए टाइम दिया जाएगा कि आप पहले अपने को फिट कर लीजिए। अगर वो अक्षम पाए जाएंगे तब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आप बताइए, क्या वर्ष में एक बार गोली चलाने की प्रतियोगिता नहीं होती है? क्या आईएएस अफसर जो ट्रेनिंग में नहीं भेजे जाते हैं? कौन अधिकारी है
वैसे तो भारत का प्रत्येक नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता है, लेकिन जो लोग अपराधियों को शरण देते हैं या किसी चीज को लागू करने में रुकावट बनते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति पर तो संपत्ति घोषित करने की बात की गई है, वो संपत्ति घोषित करना भी उसी कानून के दायरे में आता है कि प्रत्येक अधिकारी को अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी। उनके लिए ट्रेनिंग का प्राविधान है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी 1467 सिपाहियों को, 347 सब इंस्पेक्टर्स को, आईपीएस तक को उन्होंने जो है 2 डिप्टी एसपी को बर्खास्त करने का काम किया है। कार्य क्षमता और दक्षता ये बढ़ाना उनका मकसद है। अगर कार्य क्षमता नहीं बढ़ती है, दक्षता नहीं बढ़ती है, तो उसका उपयोग क्या है? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए। ठीक है, जो लोग ईमानदारी से, अशोक पांडे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो है, अरे ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट, सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। अगर सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है तो ऐसे लोगों को कैसे सही किया जाएगा? रुक जाओ मालिक, आगे बात आपकी, आपने बहुत विस्तार से भाजपा का पक्ष रख दिया, लेकिन बुनियादी सवाल नहीं छुआ। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा, मुझे ये ठकुर सुहाती अच्छी नहीं लगती। जब कोई कहता है कि आय से अधिक संपत्ति, हमने कहा संपत्ति घोषित करो। मैं तो गांव देहात का सड़क का आदमी हूं। मैंने बड़े बड़े नेताओं से ये पूछा कि फलाने अधिकारी के घर गए हो बच्चे के जन्मदिन पे? बोले हाँ। उसकी कोठी देखी है? बोले हाँ। उसकी कोठी में जो पत्थर लगा उसकी कीमत जानते हो? बोले हाँ। उसके हाथ में जो घड़ी है उसकी कीमत जानते हो? उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे जानते हो? उसकी तनख्वाह है 70,000 रुपए। ड्रामा करते घूम रहे हो कि ये कानून लागू, वो कानून लागू, ये संविधान, वो महासंविधान। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं ना। कभी किसी ने पूछा कि 70,000 की तनख्वाह वाले के घर में 8 करोड़ रुपया बाहर कैसे गाड़ी में रखा मिला? फिर भी जांच करेंगे, कमेटी बनाएंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे और बाद में कीर्तन होगा। यही ना, सीधी बात बोलो ना। कितने ऐसे हैं लोग जो किसी सीनियर आईएएस से, आईपीएस से ये कह सके कि तुम्हारे हाथ में ये इतनी महंगी घड़ी कहां से आई? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो ये पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे 1000 मीटर की कोठी नोएडा में कैसे बनी है? कैसे बनी है? ये कागज कागज मत खेलो। भारत ने कागजी कागज देखे हो, देखा क्या? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मित्र, मसला यहां पर है। 70,000 रुपया की तनख्वाह पाने वाला यादव सिंह कि यहां छापा पड़ा, उनके यहां कौन नहीं जाता था पार्टी में? मैं नाम लेके बोल दूंगा, चेहरे खराब हो जाएंगे सबके। किसी ने पूछा कि 2.5 लाख रुपए का तोता, वो विदेशी मकाऊ जिसको बोलते हैं, वो था वहां। 70,000 रुपये कमाने वाला 2.5 लाख का तोता भी पाल रहा है? और बता रहे हो जांच करेंगे, कमीशन बनाएंगे। तो यही होगा जो हो रहा है। ब्रेक पे जा रहे हैं। दरअसल डीजीपी मुख्यालय ने एक बार फिर से सभी दागी और अक्षम पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की फाइनल लिस्ट 25 अक्टूबर तक भेजने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में क्या कुछ होगा, वो कौन लोग होंगे और किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और खलबली मची है खाकी वालों में, बात कर रहे हैं उस पर। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। सर प्लीज। मेरा तो एक ही मूल सवाल है अब इस दूसरे चरण में। शुक्ला जी, आपसे शुरू करेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, भ्रष्टाचार का, चोरी चपाड़ी का, अक्षमता का, रुक जाओ भाई, अक्षमता का आयु से क्या लेना देना? मैं 26 साल का अफसर भी देखता हूं जो ई शिक्षा के में प्रयास कर रहा है भाई कुछ आ जाए अंदर, और 55 साल का भी ईमानदार देखता हूं। पैरामीटर ये कैसे हो सकता है शुक्ला जी? बिल्कुल, ये अमिताभ जी, ये 80 किलो का वजन, अमिताभ जी, ये एक नया ट्रेंड है कि नई सर्विस के, कम सर्विस वाले भी अधिकारी कर्मचारी कुछ इस प्रकार के घूसखोरी, कमीशनबाजी में लिप्त होने लगे हैं। पहले यह होता था कि जब 10-20 साल, 30 साल की नौकरी हो जाती थी तब लोगों को यह शिकायत सुनने को मिलती थी कि अब वो गड़बड़ हो गए हैं, आदत पड़ गई, बिगड़ गई।
तो इस कारण ये उस समय नियम बना था 50 साल वाला। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस बात को, नियम को अब संशोधित करना चाहिए कि ताकि कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति गड़बड़ी करे, बेईमानी करे तो उसको बाहर किया जाए। और बिल्कुल आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि अगर शराब पी करके बदतमीजी करता है कोई, अगर घूसखोरी के बिना काम नहीं करता, या अगर दुर्व्यवहार करता है आने वाले लोगों से, जनता से, तो ऐसे लोगों को विभाग से बाहर करना ही उत्तम है। ये नासूर हैं, फोड़ा हैं, इनको बाहर कर दो तो बाकी शरीर ठीक काम करेगा। और ये आदेश खाली पुलिस के लिए नहीं है और पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी नहीं है, पुलिस कर्मचारी भी शामिल है, लेकिन ये आदेश सबके लिए है, सब विभागों के लिए है, सब में लागू होता है। लेकिन बस एक दिक्कत आती है, बॉस मैनेजमेंट शब्द सुना होगा अमिताभ जी, कि लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, यहां इसलिए निष्पक्ष कमेटी बनाने की जरूरत है जो एकदम पारदर्शी ढंग से 360 डिग्री पर्यवेक्षण, देखभाल करके, निगरानी करके तब निर्णय ले किसको निकाला जाना है। ठीक है, और ये द्विवेदी साहब के पास चलूंगा। कर रहे थे द्विवेदी साहब, अमिताभ जी 4 कारणों से। ठीक है, सूर्य जी अभी समय कम है, द्विवेदी जी के पास चलूंगा। द्विवेदी जी, एक बुनियादी सवाल मेरे जहन में बार बार कौंध रहा है। कुछ चीजें आंख से दिखती हैं, आंख से, उनके लिए किसी जांच की, कमीशन की, एसआईटी की, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज की जरूरत नहीं होती। हम आपके घर आए, हमें आपकी तनख्वाह मालूम, इंटरनेट पे पड़ी है क्या, और हम घर में देख रहे हैं इटली का झाड़ फन्नूस लगा है और हांगकांग का शीशा, तो हम क्या माने। और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। नोएडा आ जाइए, यहां की कोठी देख लीजिए, उसमें शायद ही कोई बचा हो जिसने यहां ऐसा पुण्य कार्य न किया हो, एक 500 मीटर 1000 मीटर में कोठी न बनवाई हो। और वह गोमती नगर का इलाका देख लीजिए, 2 ही जगह देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा लोक सेवक कितने निष्प्रह भाव से चना मुरमुरा खा के राष्ट्र सेवा में है लोग। द्विवेदी जी। अमिताभ जी, देखिए, आपकी बात में एक बड़ा मौलिक प्रश्न निहित है जी। इन सेवाओं की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रिटिश काल में जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी, या आईपी कहते थे हम लोग इंडियन पुलिस को, इंडियन पुलिस सर्विसेज के, तो वो लोग थे जो सामंतशाही व्यवस्था समाप्त करके खुद सामंत शाह बन गए थे। घोड़े पर चलते थे, कोई पूछने वाला उनसे नहीं था, जिसको मन किया उसको 4 हंटर मार दिए। और हमारी जो सेवाएं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, इंडियन पुलिस सर्विस हो या स्टेट सर्विसेज हो, ये इन्हीं से डराइव हुई। तो एक मानसिकता वो बनी रही शुरू से कि हम तो अब मनसबदार हैं, हम तो अब सामंत हैं और हमें तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता, हम जो चाहे वो कर दें, एंड किंग डू नो रॉन्ग, किंग जो भी करता है वो सही करता है। इसी गलतफहमी को लेकर के इस प्रकार का दुराचार, इस प्रकार का भ्रष्टाचार सेवाओं में व्याप्त हुआ। अब सेवाओं में जो आप कह रहे हैं कि हम मूलभूत परिवर्तन कैसे लाएं कि इसको सुधारा जाए, तो इसके लिए हमको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से शुरू करना पड़ेगा और उनकी ट्रेनिंग तक आना पड़ेगा। मैं यहाँ निदेशक था ट्रेनिंग एकेडमी में, देखता था कि जो नए लड़के इम्तिहान दे के आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, तभी से उनमें खलबली मच जाती है। अगर वहां के लिए कोई आ गया, करोड़ से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक का रेट है, अगर आईएएस है तो 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए का रेट है। आफ्टर ऑल ये क्यों है? ये इसीलिए है कि जो व्यक्ति इन लोगों को अपनी कन्या देगा, वो कन्या कम से कम वैभव में, सुख में रहेगी। हाँ। और इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसकी गारंटी क्योंकि है। इनकी जांच भी वही इनके वरिष्ठ अधिकारी करते हैं जो इसी भावना में ऊपर बढ़े हैं। तो जब तक थर्ड पार्टी चेक नहीं होगा, जैसा भाई सूर्य कुमार जी कह रहे थे, ठीक है द्विवेदी जी, तब तक इसमें कोई चेक नहीं हो सकता। मैं ठीक है द्विवेदी जी, मैं आरडी पाठक के पास चलूं एक बात कह के। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक तो मैं इस बात से बड़ा अरे रुक जाओ भाई, आएंगे आपके पास, आपका टर्न भी आएगा। बड़ा चिढ़ता हूं जब लोग अपनी खाल बचाने को हर बात पर कहते कमेटी बना दो।
पढ़ाने वाला कमेटी का मतलब कमेटी का मतलब घोर माठा कर दो। ठीक, आरडी पाठक में बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, लंबी कहानी नहीं। इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज के कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो तनख्वाह मिलती है, मेरे सीनियरिटी, मेरे पास जितना नौकरी का अनुभव है उस स्तर पर आके उससे शायद कुछ ज्यादा ही तनख्वाह मेरी रही, ठीक ना। मैं 1000 मीटर का प्लॉट लेके कोठी बनवाने का नक्शा गूगल में भी नहीं देख पाया, बनवाना तो छोड़ दो। ये कौन सा श्रीयंत्र है, कौन सी कुबेर विद्या है, कौन सा इसमें शासकीय नियम है, संविधान की धारा कौन सी है जो ऐसा बीज मंत्र दे देती है। पश्चिम में एक थानेदार पकड़ा गया, उसका फार्म हाउस था, डूब के मर जाने का मन हुआ कि बताओ दरोगा भी फार्म हाउस का आनंद ले रहा है, हिरण पाले हुए। पाठक जी, सर आजकल के जो आईपीएस हैं और आईएएस हैं, इनके इतने हैंड्स हैं कि ये जिस जिले के एसपी होते हैं उस जिले के 40 फॉलोअर इनके जहां मकान बनते हैं वहां बनवाते हैं, सिपाही चले जाते हैं। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, वहां लंच का टाइम है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी पुलिस ऑफिस में घूम आइए, उनके खाने का कोई टाइम नहीं है। कप्तान साहब के खाने का टाइम है, लेकिन सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, इनके खाने का कोई समय नहीं है। आज जितनी समस्याएं हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हर थाना बिक रहा है। मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसा कप्तान नहीं है जो जिले में पोस्ट हो और वह किसी ऐसे थाने पर जो कमाऊ वाला इंस्पेक्टर हो बगैर कोई पैसे का भेज दो। आप किसी कप्तान साहब, किसी अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि आज प्याज का भाव क्या है तो बता नहीं पाएंगे। उनके घर के सारे खर्चे राष्ट्रपति पुलिस कर्मचारी देते हैं। ऐसा कोई जिले का एसपी नहीं है जो ईमानदार हो। ईमानदार एसपी पोस्ट होता है। आपकी बात समझ रहा हूं। रुको पाठक जी, समय कम है, सारे मित्रों से ले लूं टिप्पणी, मतलब सब लोग हैं तो सबकी बातें। विवेक साइलस, मैं कहानी कविता की बातें नहीं करता, मैं एक अपना अनुभव बताई देता हूं। एक आईएएस अधिकारी है, उत्तर प्रदेश में कहीं पोस्टेड है, पुराने हैं, मतलब 10-12 साल हो गए उनको भी काम करते हुए। तो उनके घर जाना हुआ, बहुत दिन से आग्रह था। तो एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकला, मैंने भाई चलो इनके यहाँ हो ले। तो वो 1000 मीटर वाले कोठी में गया तो सफारी पहने 10-12 लोग वॉकी टॉकी लिए घूम रहे थे। मुझे लगा ये मामला क्या है। खैर बताया भैया मैं आया हूं, तो खैर दरवाजा खोलो, निकले आए, ठीक। इसी पर टिप्पणी लूंगा, यही मेरा प्रश्न है। फिर वो फलल आगे कट के संतरा आया छिला हुआ, तो मैंने तो एक संतरे की फांक खाई, उसका बीज हाथ में ले लिया, भाई जब निकलेंगे तो रख देंगे कहीं बाहर। वो और उनकी पत्नी खा रहे थे संतरा, तो एक सफारी पहने आदमी हाथ आगे किए खड़ा था, उस पर बीज थूक रहे थे। ये कौन से पेनल कोड का मामला है जरा बताओ भैया, सर्विस का कौन सा रूल बुक है? सारा मुगले आजम हो गए सब, जिले इलाही मां बदौलत। नहीं साइलेंस जी, अजब तमाशा है जी। अमिताभ जी, जी ये तो अत्याचार है। अगर अत्याचार है, ये अत्याचार कहा जाएगा। अगर आप अपनी थूक किसी पे फेंकेंगे तो ये अहंकार और अत्याचार के आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं एक मिनट शैलेश में बता दूं, एक मिनट। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो मानवीय है कि नहीं है, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, उनकी इतनी आर्थिक हैसियत कैसे हो गई कि सफारी पहने 6 फुट के आदमी को हाथ आगे बढ़ा के थुकवाने के लिए रख लिया। उसको कितना पैसा देते होंगे सोचिए इस काम के लिए। ये पैसा कहां से आ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं विवेक जी। तो भ्रष्टाचार के सिवा और कौन सा रास्ता है इस पैसा कमाने से? तनख्वाह से तो नहीं कर सकते, सिर्फ भ्रष्टाचार हो सकता है। भ्रष्टाचार के सिवा और कोई रास्ता नहीं नजर आता है। और भयंकर घंघोर भ्रष्टाचार किया होगा उन लोगों ने कहीं ना कहीं। अभी उम्र की बात हो रही थी कि उम्र से लेके भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। उसका उदाहरण अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। वो जो पाटीदार नया आईपीएस था, वो कर क्या रहा था? वो रंगदाली वसूल रहा था।
रंगदारी लेकिन नहीं वो मिली जाते ही लग गया। इंद्रमणि उसने त्रिपाठी कहा की हत्या काल करा दी। करे सो ठीक है। SIT विवेक भाई बनी हुई है, समय लेकिन कम आज है, तक जवाब मुझे नहीं उमाशंकर आया। पांडे और अशोक पंत से बात लेनी है। पाटीदार पर मुझे याद आया, पाटीदार कबीर पंथी था, उसने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। पैसा बटोरना तुरंत बटोरना शुरू करो भैया, टाइम वेस्ट नहीं करना। ना 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 उमाशंकर पांडे, एक और उदाहरण देता हूं मैं। बहुत किताब जल्दी ठीक है, बहुत जल्दी 50 साल का हो गया। हाँ, उमाशंकर जी एक सवाल आपसे कहता हूं अपने अनुभव से। किताबों में मुझे यकीन नहीं, और जो अशोक भाई कह रहे थे कि पूरा लग रहा था कि पढ़ा हुआ मतलब भाषण टाइप लिखा हुआ, वो नहीं, मैं तो जीवन से जो देखता हूं उतनी बात करता हूं अपनी बहस में। एक आईपीएस के घर जाना हुआ, एक मेज थी बड़ी सुंदर, मैंने कहा भाई कहां से बनवाए, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो लकड़ी है ना ये 800 साल पुरानी है, इसके साथ कार्बन डेटिंग कुछ होता है, उसका सर्टिफिकेट भी आया था। मुझे बाप रे बाप, अच्छा जी, विदेश से आई थी वो लकड़ी, उसकी मेज बनी थी। यस। तो मैंने कहा इसकी कीमत कितनी पड़ी, बोले 80 लाख। कितनी तनख्वाह मिलती है मेडागास्कर? उमाशंकर जी कितनी तनख्वाह मिलती है? उससे ज्यादा तो डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर की तनख्वाह है। और मास्टर के घर की हालत देख लो जाके, और इनकी देख लो। जी उमाशंकर जी देखिए अमिताभ जी, मैं वही बात कर रहा था कि भ्रष्टाचार जाति धर्म पोस्ट उम्र से रिलेटेड चीज नहीं है। ये भोग विलासिता लालच और अति महत्वाकांक्षा के अंधी दौड़ की कोख से पैदा हुई वो बीमारी है जिसका इलाज हम सबको ढूंढना होगा, और इसके लिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा। कौन सा कानून कि तुरंत उसको सजा दिलाई जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने होंगे, न्यायालयों में जो जजेज की कमी उनको पूरा करके भ्रष्टाचार के मुकदमे को तत्काल समाप्त करके उनको जेल भेजने से होगा। पावर के डिसेंट्रलाइजेशन से होगा। और आरटीआई कानून कांग्रेस पार्टी ने लाया ही इसीलिए था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, लोग जनता के हाथ में हथियार पहुंचेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन जब वो हथियार जनता उसको उपयोग करने लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने आरटीआई कानून को ब्लंट कर दिया। अगर बात देखिए अमिताभ जी अक्षमता की है तो स्वास्थ्य विभाग में भी छटनी हो रही है, वहां थोड़ा बढ़ी हुई तोड़ अगर एक्सरे टेक्नीशियन का है तो अक्षम कैसे हो गया, उसको आपने छटनी कर दिया। और अगर मामला भ्रष्टाचार का है तो भ्रष्टाचार तो न्याय विभाग में भी है, वहां भी करिए। मैं कह रहा हूं जो लोअर जुडिशियरी है, एक बार सर्वे में मैंने पढ़ा सबसे ज्यादा करप्शन तो लोअर जुडिशियरी में है। आगे बात मैं एक टिप्पणी अशोक जी से ले लूं, समय कम हो रहा है, समय कम है दिवालिया बनी हुई सरकार को कर्मचारियों मूल बुनियादी सवाल संविधान में मत जाइएगा। ठीक है उमाशंकर भाई, आगे बात, अगर ये अक्षम है ठीक है, आगे बात, इनको आर्म्ड में आगे रुकिए, रिजर्व पुलिस लाइन में कराइए। ठीक है, आगे बात। अशोक जी संविधान के चक्कर मत पड़ेगा, वो किसी तरह और विषय रखेंगे। वो आज प्रैक्टिकल बात करना, लंबत थ्योरेटिकल नहीं, वो बड़ा फिर रिसर्च पेपर टाइप लगता है। मूल विषय ये जिनकी तनख्वाह उनके घर की बनावट और सजावट से मैच नहीं करती, ऐसे लोग बहुतायत में हैं और सब उनके घर जाते हैं। है किसी ने पूछा कि भैया ये आई कहां से? कमेटी एसआईटी पीआईटी तो बात की चीज है, पहले पूछो तो। बहुत और बात सुन, सवाल सुन लो फिर बोलना। और लड़के की जांच बाप करता है, आपने जो आज लड़के की जांच बाप करता है तो जांच में भी क्या आता वो भी हम देख लेते कमेटी की। अब बताओ भैया। बिल्कुल अमिताभ जी बहुत ही मार्मिक। आज मैंने सुना 2.5 लाख का तोता, मेरे लिए तो जिंदगी में पहली बार मैंने तो 50 रुपए का तोता समझा है। हाँ, लेकिन जो सत्यनिष्ठा की शपथ खाई जाती है, जिस सत्यनिष्ठा की शपथ खाते हैं लोग, उसका क्या अर्थ है? जब जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए तो ये अधिकारी जो है ये नेता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते थे। आज पहली बार ये मानसिकता में प्रवृत्ति बदली है कि वो अब जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस रखे हैं अपराधी और भ्रष्टाचार के प्रति। अगर सामाजिक बहिष्कार होगा, अगर इनका सामाजिक बहिष्कार होगा, अगर इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तो ये वाले हैं समाज जिम्मेदार है।
ऐसे नेता जिम्मेदार हैं, में क्या कार्रवाई किया आपने? जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं हुआ तब तक कार्रवाई नहीं हुई और एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई और कोर्ट को कहना पड़ा 2 अधिकारी इसमें दोषी थे। याद करिए उन्नाव का मामला। रुक जाइए उमाशंकर जी, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये मानसिक विकृति है। धन कमाना भी, अकूत धन संपत्ति पैदा करना मानसिक विकृति है और मानसिक विकृति को रोकने के लिए सामाजिक बहिष्कार जरूरी है। अगर समाज इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ होगा तभी ये अपराध रुक पाएगा। बलात्कार और ये जो ये भ्रष्टाचार है, ये दोनों तत्काल प्रभाव से जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए और ये मानसिक विकृति है। दोनों के लिए समाज जिम्मेदार है, समाज को आगे आए। ठीक है अशोक जी, आपको रोक रहा है। अमिताभ जी के पास चल रहा है सवाल की टिप्पणी के लिए, रुकना होगा सर आपको, प्लीज सर। जी, बहस अधिकारियों पर सारी फोकस हो गई। मैं अधिकारियों को थोड़ी राहत देना चाहता हूं इस समापन में। एक मोड़ और है कहानी का, वो भी सुन लें, नहीं तो द्विवेदी जी कहेंगे, शुक्ला जी कहेंगे कि भैया हम ही को रगड़े हो। जो पार्षद रह लिया एक 1970 में, वो आज भी नींबू काट कलप का कुर्ता पहने घूम रहा है गाड़ी में। ये पैसा कहां से आ रहा है? उसका जीवन व्रत लिखा है समाज सेवा। समाज सेवा में पैसा तो मैंने आज तक सुना नहीं, जेब से जाता यही सुना। जो विधायक रह लिया वो 7 पीढ़ी तक चमेली के तेल लगा घूम रहा है मूंछों उसका परिवार। कितनी तनख्वाह पाली विधायकी में, कितनी पेंशन मिलती है? हमको पता है ना जन्नत की हकीकत क्या है। और जो मंत्री रह लिया उसके घर तो कभी चले जाओ द्विवेदी जी, 20 साल पहले भी मंत्री रहा होगा तो काजू बादाम ही खिलाएगा, पिस्ता कह लो द्विवेदी जी ये अफगानिस्तान का बादाम है, खाओ मेमोरी अच्छी रहेगी। क्या ये अफगानिस्तान का बादाम आया कहां से? और अशोक पांडे जी को मैं कहीं बता दूं, उमाशंकर जी को बता दूं, विवेक साइलेस को बता दूं, इसमें बहस में मत उलझिएगा, नहीं तो बड़ा स्थितियां वैसी हो जाएंगी जनता के सामने। ये सर्वदलीय व्यवस्था रोग है। जो अधिकारी क्यों नहीं करे भ्रष्टाचार भाई? उन्होंने देखा मेरे गांव में साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाला आदमी 10,000 करोड़ का हो गया, नेता हुआ तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर पाटीदार जैसे लोग क्यों नहीं पैदा होंगे? उनके हृदय में हिलोर क्यों नहीं आएगी? वो क्यों नहीं कहेंगे या हुसैन हम ना हुए, हम भी करें? ये जो गंगा में सबमर्सिबल पंप लगा के लोग भर रहे हैं तो हम भी भर ले, क्या समस्या है? क्यों नहीं भर लेंगे? और नैतिक अधिकार कहां है फिर कुछ करने का? एक दूसरी बात मैं कहता हूं, एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजनीति में भी रहे, केंद्र में बहुत बार मंत्री रहे, फिर नेपथ्य में चले गए लंबे समय के लिए, कुछ बने बनाए भी नहीं। एक बार मैं उनके घर बैठा तो मैंने बड़ा मासूम सा सवाल कर दिया, अशोक बाबू, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये 10-12 गाड़ी अभी भी आपके पास है क्या? बच्चा अलग जा रहा, बिटिया अलग ट्यूशन जा रही, नई गाड़ी से ड्राइवर है, रोला चोला है बिल्कुल, और 100-200-500 कप चाय भी बन रही है, नाश्ता भी आ रहा है, और दिन में 3-4 बार कपड़ा भी बदला जा रहा है, और जहाज से देश भर में घूम भी रहे हो। मैंने पेंशनवा तो बहुत कम है। अरे बोले अग्निहोत्री जी आप भी कैसी बात करते हो क्या? मैंने कहा आप लोगों के लिए मालूम है सबसे अच्छा क्या है भारत में? कि अगर कोई शिकायत भी कर देगा तो जांच कमेटी बन जाएगी, बिगड़ेगा कुछ नहीं। कमेटी में अमिताभ अग्निहोत्री के टैक्स का पैसा और खराब कर दोगे, कमेटी वाले भी काजू खा के निकल लेंगे। इसलिए मेरी बहुत आस्था कमेटियों में है नहीं जी। हाथ कंगन को आरसी के जब मैं देख रहा हूं, अगर मुझे कोई ये बताए अशोक पांडे हैं, उमाशंकर हैं, ये विवेक हैं, मान लीजिए, मुझे समझ आता है सूर्य कुमार शुक्ला ये नेहरू कट कहां से खरीदे होंगे, द्विवेदी जी कमीज कहां से खरीदे, किस पैसे से हम समझ सकते हैं, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट ही सही मान लो। लेकिन जब मैं जान रहा हूं आपका बायोडेटा में लिखा है ये समाज सेवा, और आप गाड़ी में चल रहे हो, सिल्क का कुर्ता पहने हुए हो बेहतरीन, दिन में 3 बार नेहरू कट बदल रहे हो, न्योता भी निपटा रहे हो, जहां जा रहे हो वह 5,000 रुपया न्योता में भी दे रहे हो, ये पैसा कहां से आता है? जनता बौरी नहीं है जी।
उसको समझ है मित्र, जुबान नहीं है उसके पास, समझती है। और अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, दो लोग तो बहुत अनुभवी हैं इसमें, द्विवेदी जी और शुक्ला जी। भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट अधिकारी के बारे में दूसरा अधिकारी और दूसरा नेता भले ही ना जाने, लेकिन उस इलाके का पान वाला जानता है, चाय वाला जानता है। बिल्कुल, उसको कमेटी की जरूरत नहीं, जाके उससे पूछ लीजिए कि भाई दरोगा जी का क्या खेल चल रहा है, इतना पूछ लीजिए। एक चाय पिलाओ और पूछ लो दरोगा जी का क्या खेल चल रहा है, बता देगा। नेता का पूछ लीजिए जाके, वो कबीर की परंपरा का व्यक्ति है, वो जो देखता है वही बोलेगा। लेकिन आपको कबीर पसंद नहीं, आपको जांच पसंद है। जांच में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, सुविधा के गेट द्वार रहते हैं, इधर से पकड़े हो दूसरे गेट से निकल जाओ। जांच के नाम पर 70 गेट खोल दिए जाते हैं। बिल्कुल। और अंत में ये आख्या लिख दी जाती है कि व्यापक विषय में उसके बाद ये पाया गया कि कोई मामला आय से अधिक संपत्ति का नहीं बन रहा। लो जी, गई भैंस पानी में। भैया ने 80 लाख की बजाय अगली बार 8 करोड़ की मेज बनवाई, है ना। ये सवाल ये है, इसलिए पहले शुद्धि राजनीतिक दलों से होनी चाहिए, वो शुद्धि अधिकारियों पर आए, फिर अधिकारियों से कर्मचारियों पर आए। ये उल्टी गंगा ठीक नहीं कि सिपाही और लेखपाल से शुरू हो जी। ऊपर से शुरू करिए, नीचे तक लाइए, वो ज्यादा मानवीय पक्ष है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो पुलिस विभाग में जलजला उठ रहा है। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।